उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जयंती विशेष में बात करेंगे भीखाजी कामा की। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज 24 सितंबर को भीखाजी कामा का हम जन्मदिन मनाते हैं। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि उनको भारतीय क्रांति की जननी क्यों कहा जाता है और उन्होंने ऐसे कौन से विशेष कार्य किए जिसकी वजह से आज भी हम उन्हें याद करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई बातों को हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। भीखाजी रुस्तम कामा आज़ादी से 40 साल पहले विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला के लिए प्रसिद्ध हुई। इससे लोग उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहने लगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए कई सेनानी ऐसे थे जिन्हें किसी वजह से विदेश जाना पड़ा और अपने वतन की सरजमी पर लौटने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद भी उन्होंने देश के लिए सेवा में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में देश की आज़ादी के लिए भारत का पक्ष रखा और देश का नाम रोशन किया। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा इसी सूची में एक प्रमुख नामों में से एक हैं। मैडम कामा को विदेश में पहली बार भारतीय झंडा उन्होंने फहराया था, लेकिन वह झंडा आज के दौर या गांधी जी के झंडे के दौर से काफ़ी अलग था। महिला अधिकार और लैंगिक समानता की वह महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं और शुरुआती भारतीय नारीवादियों में से एक थी। वह महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखती थी। क्रिस्टोबल फंकहर्ट और स्टेफगार्ड आंदोलन से प्रभावित होकर भीखाजी कामा लैंगिक समानता के प्रति भावुक थी। सन 1910 में जब वो मिस्र की यात्रा कर रही थी तब उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। 1910 में उन्होंने मिस्र के काहिरा में एक भाषण दिया जहां उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ मिस्र की आधी आबादी के प्रतिनिधि को देख रही हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि बाकी आबादी कहाँ है? मिस्र के बेटे, मिस्र की बेटियाँ कहाँ हैं? आपकी माताएं और बहनें कहाँ हैं? आपकी पत्नियाँ और बेटियाँ? हालांकि महिला मताधिकार के संबंध में भीखाजी कामा का रुख भारतीय स्वतंत्रता पर उनके रुख से गौर था। 1920 में वोट के अधिकार के मुद्दे पर मुखर दो पारसी महिलाओं हेराबाई और मिथन टाटा से मिलकर कामा ने कहा कि भारतीयों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए काम करो। जब भारतीय स्वतंत्र होगा तो महिलाओं को न केवल वोट देने का अधिकार होगा बल्कि अन्य सभी अधिकार भी होंगे। भीखाजी रुस्तम कामा भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वह पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी धरती पर गर्व से हमारे देश का झंडा फहराया और दुनिया को आज़ादी के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प दिखाया था। वह दूसरे देशों में भारतीय ध्वज का संस्करण दिखाने के लिए प्रसिद्ध हुई। इससे लोग उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहने लगे। भीखाजी कामा, जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, एक मजबूत और साहसी महिला थी जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी धरती पर गर्व से हमारे देश का झंडा फहराया और भारत की आज़ादी के लिए हमें दृढ़ संकल्प दिखाया। जहां भारत के लोग उन्हें क्रांति प्रसूता, भारत क्रांति की माँ, महान पुजारिन जैसे संबोधन देते थे, तो अंग्रेज उन्हें खतरनाक क्रांतिकारी, कुख्यात महिला, अराजकतावादी, क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी और ना जाने कौन कौन सी उपाधि देते। भीखाजी कामा न केवल एक बहादुर कार्यकर्ता थी बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थी। उन्होंने वंदे मातरम और मदन की तलवार जैसे प्रतिभाशाली किताबें लिखी, प्रभाव और साझा की। उन्होंने कई देशों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हमारे राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और योगदान वास्तव में अमूल्य है, जो उन्होंने महिला शक्ति और सशक्तिकरण का एक प्रेरक प्रतीक बनाता है।
भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रतीक के रूप में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति हो रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग करने की अपील करी और भारतवासियों का आह्वान किया, आओ बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई। इस कांग्रेस में सभी देशों का झंडा लगा था और भारत के लिए अंग्रेज़ों के झंडे का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन मैडम कामा को यह मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने खुद ही तैयार किया हुआ झंडा सभा में फहराने का फैसला लिया। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां थीं। इसमें सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में पीला रंग और सबसे नीचे लाल रंग थे। हरे रंग की वाली जगह पर 8 कमल के फूल भी बने हुए थे, जो तब के 8 भारतीय प्रांतों को प्रदर्शित करते थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था, जबकि नीचे की लाल पट्टी में चांद और सूरज बने थे। भीखा जी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। इसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करने के लिए क्रमशः हरा, पीला और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यही नहीं, मैडम भीखा जी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराकर अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने इसमें कहा कि देखो, स्वतंत्र भारत का झंडा पैदा हुआ है। इसे युवा भारतीयों के खून से पवित्र बनाया है, जिन्होंने इसके सम्मान में अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस झंडे के नाम पर मैं दुनिया में आज़ादी प्रेमियों से इस संघर्ष का समर्थन करने की अपील करती हूँ। मैडम भीखा जी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थीं, जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज है। 1907 में भीखा जी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में जो भाषण दिया, जहां उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भयानक प्रभावों के बारे में बात करी। उन्होंने लगातार अकालों और भारी करों का उल्लेख किया, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के साथ डिज़ाइन किए गए स्वतंत्रता ध्वज का खुलासा किया। यह ध्वज भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के अग्रदूत के रूप में कार्य करता था। भीखा जी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता सोराबफ्रैम जी पटेल एक व्यापारी और पारसी समुदाय के सम्मानित सदस्य थे। वह अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन नामक स्कूल में गईं, जहां उन्होंने एक छात्रा के रूप में कड़ी मेहनत करी। 3 अगस्त 1885 को उनका विवाह रुस्तम कामा से हुआ, जो पेशे से वकील थे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में उनकी भागीदारी के कारण दंपति के बीच मतभेद हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना अधिकतर समय सामाजिक कार्यों में बिताया। मैडम कामा का जीवन अक्टूबर 1896 में बदल गया, जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भयंकर अकाल पड़ा। उसके बाद इस क्षेत्र में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैल गई। मैडम कामा ने खुद को सामाजिक कार्यों में झोंक दिया और प्रभावित लोगों की देखभाल और राहत प्रदान करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से वह खुद भी इस भयानक बीमारी की चपेट में आ गई, लेकिन बच गई। हालांकि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्हें इलाज के लिए 1902 में लंदन भेजा गया। वैवाहिक समस्याओं और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कामा इलाज के लिए भारत छोड़कर लंदन गई। 1904 में जब वो भारत लौटने की तैयारी कर रही थी, तब उनका संपर्क श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुआ, जो हाइड पार्क में दिए गए उग्र राष्ट्रवादी भाषणों के लिए लंदन के भारतीय समुदाय में प्रसिद्ध थे। उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों से भी मिलना शुरू करा और जल्दी ही आंदोलन की सक्रिय सदस्य में से एक बन गई।
1905 के विभाजन के कारण हुई राजनीतिक उथल पुथल के साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा नामक एक राष्ट्रवादी वकील ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी। उन्होंने अपनी लंदन यात्रा के दौरान भीखाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी से भी उनकी मुलाकात हुई और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। वहां रहने के दौरान उनकी मुलाकात अंग्रेजों के कट्टर आलोचक दादा भाई नौरोजी से हुई। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एशियाई थे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी एक महान सार्वजनिक व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सहयोगियों में से एक थे और उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा ने लंदन में दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में के पद पर कार्य किया। बाद में भीखाजी कामा पेरिस चली गईं, जहां उन्होंने गोदरेज और आर.एस. राणा के साथ पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ रहे प्रवासी भारतीयों के साथ काम किया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए साहित्य वितरित किया। उनके द्वारा साझा किए गए प्रतिबंधित कार्यों में एक वंदे मातरम था, जो पांडिचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश के माध्यम से भारत में आता था। कामा ने आंदोलन के क्रांतिकारी साहित्य लिखा, प्रकाशित और वितरित किया, जिसमें वंदे मातरम कविता पर क्राउन के प्रतिबंध के जवाब में भी शामिल था और मदन लाल ढीगरा की फांसी के जवाब में मदन की तलवार। इन साप्ताहिक पत्रिकाओं को फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी के माध्यम से भारत में तस्करी करके लाया जाता था। उन्होंने स्वराज के उद्देश्य का प्रचार करते हुए इंग्लैंड में भारतीय समुदाय के लिए पुस्तिकाओं प्रकाशित करना शुरू करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा करी, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए। उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और वहाँ ब्रिटिश शासन के दुष्परिणामों पर भाषण दिए और अमेरिकियों से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने का आग्रह किया। सन 1909 में विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या के बाद लंदन में भारतीय उग्रवादियों को अधिकारियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। भीखाजी, जो उस समय पेरिस में थी, से अंग्रेज़ों ने वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन फ्रांसीसियों ने इनकार कर दिया और वर्षों बाद व्लादिमीर लेनिन ने उन्हें सोवियत रूस में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब फ्रांस और ब्रिटेन सहयोगी बने तो चीज़ें और जटिल हो गईं। फ्रांसीसी अपने नए गठबंधन को बनाए रखने की इच्छा रखते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। उनमें से कई ने तो फ्रांस छोड़ दिया, लेकिन भीखाजी कामा वहीं रुक गईं। 1915 में बोर्डो में मोर्चे की ओर बढ़ रहे भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने की कोशिश के लिए उन्होंने रेवा भाई राणा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सजा के तौर पर राणा को कैरेबियन भेज दिया गया, जबकि भीखाजी कामा को दक्षिण फ्रांस भेजा गया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें बोर्डो के घर में अपने घर लौटने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें नियमित रूप से स्थानीय पुलिस से जांच करानी पड़ती थी। उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें भारत से निर्वासित होना पड़ा। वे फ्रांस और इंग्लैंड सहित विभिन्न देशों में बस गईं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। भारत में उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें एक देश से दूसरे देश में लगातार भागना पड़ा। भीखाजी कामा 1935 तक यूरोप में रहीं। इस दौरान उन्हें स्ट्रोक आया और वो लकवाग्रस्त हो गईं। इस आघात से उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये पूछने को मजबूर कर दिया कि क्या वह अपने वतन वापस आ सकती हैं। अंग्रेज सहमत हुए, लेकिन केवल तभी जब उन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित कुछ भी नहीं करने का वादा किया। ब्रिटिश सरकार से क्षमादान मिलने के बाद वह 1935 में भारत आईं। वृद्धावस्था में वे भारत लौटीं। भीखाजी कामा नवंबर 1935 में सर काऊजी जहांगीर के साथ मुंबई वापस आईं, जिन्होंने उनके अनुरोध पर उनकी मदद की थी। 74 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1936 को गुमनामी की हालत में भीखाजी कामा ने बॉम्बे में पारसी जनरल अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी जन्म शताब्दी पर सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1962 को, जो भारत का 11वां गणतंत्र दिवस के रूप में के अवसर पर भारतीय डाक और तार विभाग ने भीखाजी रुस्तम कामा के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। अब
सभी जानते हैं कि किसी भी मृत व्यक्ति के लिए ही डाक अधिनियम में डाक टिकट जारी करने का नियम है। भीखाजी कामा एक निडर देशभक्त, अग्रणीय महिला नेता और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए उनके प्रयास उनकी विरासत के रूप में उल्लेखनीय पहलू हैं। भीखाजी कामा 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहराइयों से शामिल रहीं। भीखाजी कामा की विरासत भारतीयों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन में उनके योगदान ने उन्हें भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। ऐसी महान वीरांगना को उत्कर्षणीय ऑनलाइन क्लासेस की ओर से शत नमन। उत्कर्षणीय ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।